नमस्कार, आज इंडिया न्यूज़ के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव आपके साथ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीदी ओ दीदी के मायने समझ में आ गए हैं। कल ममता बनर्जी ने दिल्ली के सारे सुरमों को चित कर दिया। दीदी ने बता दिया है बंगाल में वही दादा हैं और उनके सामने कोई दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, दीदी ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, मोदी सरकार को, जो कि इस वक्त देश की सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, उनको आड़े हाथ कैसे ले रही हैं दीदी। आइए देखते हैं ये वीडियो। जो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं करके नहीं कर सकता है, और इसमें डिटेल कंसल्टेशन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जस्ट 48 आवर्स में एक लेटर देके बस जस्ट रिवर्स हो गया। तो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। आपके स्क्रीन पर है ये अल्पन बंदोपाध्याय, ये चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में यश चक्रवात का जायजा लेने। ममता बनर्जी इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी को भी बुलाया होता है उस बैठक में। शुवेंदु अधिकारी कहने को तो नेता विपक्ष हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे पहले ऐसा कोई मिसाल नहीं था। आपको नेता विपक्ष को वहां पर बुलाने की जरूरत क्या थी? उन्होंने गुजरात में नेता विपक्ष को नहीं बुलाया था, ना ही बिहार में नेता विपक्ष को बुलाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। तो फिर बंगाल में नेता विपक्ष को बुलाने की क्या जरूरत आ गई थी? नेता प्रतिपक्ष बुलाने की वजह से ममता बनर्जी इस बैठक में शिरकत नहीं करती हैं। तब इसकी वजह से होता क्या है? अल्पन बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया जाता है। जी हां, उनका रिटायरमेंट का समय पूरा होता है, फिर उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन देकर उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है। क्योंकि ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे थे तो उनके साथ में शिरकत नहीं की थी, तो उसकी जगह पे अल्पन बनर्जी को सजा दिया जाए और उन्हें परेशान किया जाए। अब यहीं पर ममता बनर्जी चलाती हैं अपना ब्रह्मास्त्र और अपना मास्टर स्ट्रोक। ममता बनर्जी जो चाल चलती हैं उससे अल्पन बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और हाँ, अल्पन बनर्जी ना ही सिर्फ इस्तीफा देते हैं, ममता बनर्जी अपने सरकार में उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लेती हैं। मोदी सरकार को लग रहा था कि अपना पत्ता चलाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके चेहरे पर तुर्क का पत्ता मारा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को कैसे अपने आड़े हाथ ले रही हैं, यहां तक कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को मन की बात का प्रधानमंत्री बना दिया। सुनिए ये ममता बनर्जी के तेवर वाली वीडियो। Working full of life, dedicated full of his life for the government, for the public, and after that central government cannot force him to join government of India without his consent, or the consent is without the consent of the state government, the detailed consultation. What message Modi government is giving to the country? They want to create disaster for the federal structure. They want to damage the bureaucracy.
Not only Alapan Bandyopadhyay, I thanks to him that he has taken his own decision before that. But why the Chief Secretary to SDO, SDO to BDO, the central government, whenever they will desire, they will call them. Are they at the bonded labor? They are not. Central government cadre, we respect them. State government cadres, we respect. You can call central pool cadres, but without state consultation, you cannot. I can call also, there are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only two syndicate members, these two, whatever they can decide, that is the law. It never said, even if somebody go to the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार क्या करने जा रहा है। देखिए ये टाइम्स नाउ की खबर। टाइम्स नाउ के इस ट्वीट में जो लिखा है वो ये है कि गवर्नमेंट सोर्सेस सेज चार्जशीट विल बी इशूड एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय डिस्पाइट ही सुपर एनवेटिंग टुडे। यानी कि अब सरकार अल्पन बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट करने जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस तरह की हरकत से आप कहीं ना कहीं नौकरशाहों के मोरल और उनके हौसले पर हमला कर रहे हैं। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, सुनिए जरा। See that अभी जस्टिस तो नहीं हुआ। पर्पस ऑफ एक्सटेंशन वाज कोविड एंड साइक्लोन। They did not mention in the letter for what reason they want that Alapan Bandyopadhyay CS will join Government of India. What purpose? What is the reason? That they did not mention. They only mentioned the rule, one rule they quoted, 6 clause 1. That rule said that central and state detailed consultation should be there. But no detailed consultation is there. But it is just reverse. प्रतिशोधमूलक आचरण एवं प्रतिशोधमूलक आचरण ये है कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, जो ममता को खिलाफ में है। इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। दिस इज टू मच। नाउ द अटेम्प्ट इज इंस्टेड ऑफ। साथियों, हकीकत ये है, भाजपा जो है, खास करके कि गृह मंत्री अमित शाह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी की टीम ने पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ जीत हासिल की है, बल्कि 215 सीटों के साथ बहुमत वोट हासिल की है। हमें ऐसा लग रहा है साथियों कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीते दिनों में जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके जरिए ममता बनर्जी ने कुछ चीजें क्लियर कर दी हैं।
सबसे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य चुनौती देते हुए खुद को राजनेता के तौर पे स्थापित कर लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी बेबागी से और पूरी दबंगई से कोई चुनौती दे सकता है तो वो है ममता बनर्जी। क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कई सारे मुख्यमंत्रियों के पास इसका मौका था, वो प्रधानमंत्री को आड़े हाथ ले सकते थे, मगर पूरे भारत के तमाम राज्यों में एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहा था। कोई कोई ले रहे थे मगर अपने अंदाज में, लेकिन ममता बनर्जी जैसी दबंगई किसी और नेता में नहीं दिख रही थी। आप लोगों को क्या याद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को एक बार आड़े हाथ ले रहे थे और प्रधानमंत्री को उंगली दिखा दिखा कर उन्हें कोस रहे थे, मगर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं केजरीवाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। केंद्र सरकार को लेकर अमित शाह के सामने वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। देखिए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है ट्वीट करके, बंगाल टाइगर 1, दिल्लीज पेपर टाइगर 0। यानी कि ये राउंड एक बार फिर से ममता बनर्जी ने जीत लिया है। आप लोगों को समझना होगा ममता बनर्जी किस तरह से नौकरशाहों को संरक्षण देती हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। एक तरफ से आपके स्क्रीन पर यह है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना सीबीआई के एक अधिकारी हैं और वो हमेशा मोदी सरकार के वफादार रहे हैं, मगर सीबीआई को नेतृत्व करने की बारी आई तो इन्होंने कैसे राकेश अस्थाना को जैसे दूध में से मक्खी को हटाते हैं वैसे इन्होंने अलग कर दिया। लेकिन अल्पन बनर्जी का साथ ममता बनर्जी लगातार देती रही। और आप लोगों को अल्पन बनर्जी की हाली परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ दिन पहले अल्पन बंदोपाध्याय के भाई अंजन बंदोपाध्याय जो कि बंगाल और देश के जाने माने पत्रकार थे, उनकी मौत हो गई थी कोरोना से। आप लोग सोच सकते हैं कि उनके परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा। और इस वक्त भी सरकार अल्पन बंदोपाध्याय को परेशान कर रही है। आपके घर में अगर मातम छाया है और इस वक्त भी सरकार अगर आपको टॉर्चर करेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। यही काम मोदी सरकार कर रही थी, उनके साथ देने के बजाय उनको टॉर्चर कर रही थी। ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं और उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय को साथ दिया है। अब नतीजा ये है कि अल्पन बंदोपाध्याय उनकी सरकार के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे राज्यों में जो इस वक्त कोरोना का संकट आया है और यास तूफान से जो बर्बादी हुई है, उनसे अपने राज्य को बचाना, यही है ममता बनर्जी की प्राथमिकता। मगर हम सब ये देख पा रहे हैं कि बंगाल में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी हार के बाद एक तो अपने गोदी मीडिया से या फिर कहें तो एक तरह से पालतू मीडिया से पश्चिम बंगाल का बदनाम करना, फिर उसके बाद ममता बनर्जी की 2 मंत्रियों के साथ एक विधायक को गिरफ्तार कर लेना, जो सरासर गलत था और गलत साबित भी हो गया क्योंकि अदालत ने उन सबको बेल दे दी है। जिस तरह से ये प्रोपोगेंडा चल रहा था, अगर कोई गलती होती तो क्या अदालत उनको बेल पे रिहा करती? इसमें यह पता चलता है कि
कि सीबीआई अमित शाह के नेतृत्व में किस तरीके से प्रतिष्ठात्मक स्वरूप में काम कर रही थी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। हकीकत ये है, ममता बनर्जी सच बताएं तो मोदी सरकार के लिए एक नासुर बन गई हैं और एक कांटा से कम नहीं है। वो लगातार चुनौती दे रही हैं और उनके सामने झुकने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि देश का एक संघीय ढांचा है और इस संघीय ढांचा के हिसाब से हमें चलना होता है, जहां राज्य सरकारों का सम्मान केंद्र सरकारों को करना पड़ेगा और उसी तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार को सम्मान करेगी। ये एक टू वे सिस्टम है जो कि दोनों तरफ से होगा। मगर लगातार हमने देखा केंद्र सरकार जो कि मोदी सरकार है, लगातार विपक्षी सरकार राज्यों के सरकारों को कैसे रौंदने का काम कर रहा है। ये सोचते हैं कि कोई राज्य को अगर जीत नहीं पाए तो इनके विधायक को ही खरीद लेंगे, वो भी अगर नहीं हुआ तो ये परेशान करेंगे और अगर उससे भी इनकी काम नहीं चलेगी तो ये पालतू मीडिया के जरिए बदनाम करेंगे उस राज्य को। जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है बीजेपी और उनकी साथ दे रही है ये उनकी पालतू मीडिया। एक हकीकत ये भी है कि ये न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनकी कोई औकात भी नहीं है और ना ही इन पे कोई विश्वास करता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चलाया था पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, पूरे देश को यही लग रहा था उन गोदी मीडिया की खबरों को देखकर कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 170 से 200 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। मगर हुआ क्या, वो नतीजे तो आप लोगों के सामने हैं। दुख की बात तो ये है कि मोदी सरकार के पास इस वक्त बहुत ही सारे चुनौतियां हैं। कोरोना संकट, उसके बाद तीसरी लहर, जी हां तीसरी लहर, इस बात को लेकर मोदी सरकार के पास में कोई चिंता है क्या? क्या केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई प्लानिंग कर रही है? अब थोड़ा सा ध्यान हम इकोनॉमी पे भी दे देते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में -7.30, जी हां आपने सही सुना है, -7.30% में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदतर से बदतर होती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या मोदी सरकार को इस बात की चिंता है, और अगर चिंता है तो क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग करी है मोदी सरकार ने, या आपकी प्लानिंग यह है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर आपको अपना अस्तित्व स्थापित करना है? 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर आपने बैठक तो कर ली, मगर कोरोना के बारे में आपने बैठक की? कोरोना के बारे में आपने कोई ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो? या फिर आपने प्लानिंग नहीं की, मगर हाँ यूपी चुनाव के लिए आप बैठक करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था बदतर से बदतर होते जा रही है। हो सकता है इस सरकार के समर्थक हैं आप लोग, मगर मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, आखिर सरकार कोरोना को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रहा है? आखिर तीसरा लहर आ गया तो उसको लेकर सरकार क्या प्लानिंग कर रही है? क्या सरकार के पास तीसरे लहर की कोई दिशा निर्देश हैं? आज की तारीख में आप लोग देख रहे हैं कि हर एक राज्य अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या प्रधानमंत्री उस पर मंत्रणा लेते हैं? उससे भी बदतर तो यह है दोस्तों, जब उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को फोन करते थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ये उनको बताया जाता था कि हमारे प्रधानमंत्री तो बंगाल के चुनाव के इलेक्शन में व्यस्त हैं। क्या कर लिया आपने?
75 सीटों के लिए आपने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया और अब आप अपने मुख्यमंत्री को भी सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कर लिया मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, वाकई आप इसकी तारीफ के लायक हो, वाह मोदी जी वाह। अब ये बताता हूं आप लोगों को, ये हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि दीदी ही असल दादा हैं और उनके सामने इस तरह के हल्के पैतरे नहीं चलेंगे। वो लड़ने को तैयार हैं और वो कहीं ना कहीं सीख दे रही हैं देश की तमाम मुख्यमंत्रियों को जो अपने रीढ़ को खो चुके हैं। जी हां, जो अपने आवाज को खो चुके हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ममता बनर्जी की तरह। आज का सीधा सवाल यहीं पे हम खत्म करते हैं और जल्द ही फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड्स में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब लोग ख्याल रखिए अपना इस कोरोना काल में।